हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में रसगुल्ला सीरीज में हम लोग देखेंगे ब्रह्मास्त्र 2.0 बायोलॉजी में कोशिका और गायत्री मंत्र में प्रमुख सूचकांक। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को तीसरा स्थान मिला है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कितने यूनिकॉर्न स्थापित किए गए हैं उसका यह आंकड़ा जारी किया गया, उसी का इंडेक्स है। तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्थापित किया गया यूएसए में, दूसरा स्थान है चीन का और तीसरा स्थान है भारत का। भारत में 67 यूनिकॉर्न स्थापित किए गए हैं। पिछले साल मतलब 2022 में 68 स्थापित किए गए थे। 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न में गिरावट आई है। तो भारत किस स्थान पर है? भारत तीसरे स्थान पर है। स्टार्टअप की अगर वैल्यू $1 अरब हो जाती तो वह यूनिकॉर्न कहलाता है और यूनिकॉर्न का बड़ा रूप डेकाकॉर्न होता है। नेक्स्ट है आपका 2024 का पहला यूनिकॉर्न है कुट्रिम। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। डेकाकॉर्न 10 यूनिकॉर्न के बराबर कौन सी कंपनी हुई है? IPL हुई है। कौन सा स्टार्टअप हुआ है? IPL हुआ है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने गॉड पार्टिकल का आविष्कार किया था। पीटर हिग्स 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, यहाँ पर इनका निधन हुआ है। 2013 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? गॉड पार्टिकल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 2013 में। इसको हिग्स बोसोन पार्टिकल भी कहा गया। ये जो है गॉड पार्टिकल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कण गॉड पार्टिकल को कहा गया और इसका यूज बाद में किस में किया गया? बिग बैंग थ्योरी में भी किया गया गॉड पार्टिकल का यूज। तो क्वेश्चन में पूछा है पीटर हिग्स, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? गॉड पार्टिकल का। नेक्स्ट है आपका, लल्लन टॉप परमाणु सिद्धांत देने वाले डाल्टन हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और इन्होंने पलम पुडिंग मॉडल भी दिया है जे थॉमसन ने। नाभिक की खोज और नाभिक के ऊपर धनावेश बताने वाले कौन है? रदरफोर्ड है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। फ्रेंड्स, जिसको भी PDF से संबंधित जानकारी चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। अगर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के मामले कहाँ पर दर्ज किए गए? तो सर्वाधिक चीन में दर्ज किए गए हैं। WHO इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में, हेडक्वार्टर है जिनेवा में और वर्तमान में इसके हेड है डॉक्टर टेड्रोस। अभी हाल ही में WHO ने विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन इसका आयोजन करवाया लिस्बन, पुर्तगाल में और यहीं पर हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 भी पेश की गई है। हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर में सूजन, लीवर संबंधी जो बीमारी होती है वो कहलाती है हेपेटाइटिस और ये 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। जो A और E जो होता है हेपेटाइटिस वो खाद्य से होता है, खाने से होता है और B, C, D ये रक्त से होता है। जो हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C ये ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये 5 प्रकार का होता है, B और C ज़्यादा खतरनाक होता है। अभी हाल ही में जो हेपेटाइटिस B और C है इसकी जो रिपोर्ट पेश की गई, इसमें सर्वाधिक मामले में पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान है भारत का और तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस B और C, इससे 1.3 मिलियन मौतें हुई हैं 2022 में। हेपेटाइटिस B से 83% मौत और हेपेटाइटिस A से 17% मौत हुई है। लल्लन टॉप है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जिसको यकृत कहा जाता है। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला लीवर है। पित्त रस का कार्य क्या है? वसा का इम्लसीकरण करना। जैसे जो वसा है इसके बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे अणु में तोड़ना, इसका कार्य है पित्त रस का। और पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है? लीवर से होता है। इसका उपयोग ड्यूडेनम में किया जाता है। अब ये देखिए, जैसे ये लीवर है और ये है पित्त रस। ये लीवर पित्त रस का निर्माण यहाँ पर लीवर में हो रहा है और ये इकट्ठा कहाँ पर हो रहा है? पित्ताशय में इकट्ठा हो रहा है। हेपेटाइटिस इसकी पहली वैक्सीन है हैविश्योर। अब देखिए यहाँ पर ड्यूडेनम की बात आई तो यहाँ पर देखिए छोटी आंत, आहार नाल का सबसे बड़ा अंग होता है छोटी आंत। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम अग्नाशय रस, पित्त रस यहीं पर आते हैं। इलियम
और जो डुडेनम है यहाँ पर वसा पाचन, जो वसा का पाचन है पहली बार यहीं से स्टार्ट होता है। इलियम पाचन का अंत यहाँ पर होता है इलियम में, अवशोषण यहाँ पर होता है, आतरस यहीं से होता है, श्रावण। अगर आपसे पूछे कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? स्विट्जरलैंड के विरुद्ध। यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय कहाँ पर है? फ्रांस में है, और इसने पहली बार स्विट्जरलैंड के विरुद्ध फैसला सुनाया है। यहाँ पर जो यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय है, यहाँ पर 90 वर्ष की बूढ़ी महिला, लगभग 2000 महिलाएं याचिका लेकर आई थी यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय में, और इन्होंने कहा है कि जो स्विट्जरलैंड है ये जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा है, जिससे वहाँ पर हीट जो वेव है, गर्म हवा जो लू हम लोग कहते हैं, वो बढ़ रही है। इसीलिए जो यूरोपियन मानवाधिकार न्यायालय है, इसने पहली बार स्विट्जरलैंड के विरुद्ध फैसला सुनाया है जलवायु संकट पर। नेक्स्ट है लंदन टॉक, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इसकी शीतकालीन बैठक कहाँ पर होती है? दावोस में होती है। WHO, ILO, WTO, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, इन सब का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का निर्माण 1993 में किया गया था, और किस समिति की सिफारिश पर? रंगनाथन समिति की सिफारिश पर, और यही पहले अध्यक्ष भी बनते हैं इसके। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको किसने कहा है कि दंतहीन बाघ की तरह, मतलब जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये दंतहीन बाघ की तरह कार्य करता है। इसको कहा है जस्टिस HL दत्तू ने। मतलब ये सजा न दे सकता है न दंड, कुछ नहीं दे सकता, इसलिए इसको दंतहीन बाघ कहा है जस्टिस HL दत्तू ने। इसके अध्यक्ष रह चुके हैं ये भी। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में USA का प्रतिष्ठित जॉन L जैक स्विकगर्ट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसरो को। जॉन L जैक स्विकगर्ट जूनियर पुरस्कार USA का पुरस्कार है, यह प्रदान किया गया है इसरो को। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रदान किया जाता है। इसरो के चंद्रयान 3 को यह प्रदान किया गया है। इसरो के बारे में देखिए, 15 अगस्त 1969 को स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। पहले हेड विक्रम साराभाई, और वर्तमान में हेड कौन है? यश सोमनाथ है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली। चंद्रयान 3 रॉकेट है LVM 3 M4 रॉकेट, इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है। यह चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करता है 23 अगस्त 2023 को। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, और जहां पर लैंडिंग किया है इसको शिव शक्ति पॉइंट दिया गया है। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। नेक्स्ट है आपका, लीफ एरिक्सन अवार्ड या हुशाविक संग्रहालय आइसलैंड के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया? इसरो को दिया गया है, क्योंकि चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड करवाया है। आदित्य L1 PSLV C57 से लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट और POEM 03 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। NVS 01 को GSLV F12 से लॉन्च किया गया। इनसेट 3DS को GSLV F14 से लॉन्च किया गया। रूस की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मॉस, USA की स्पेस एजेंसी है नासा, जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, और स्पेस एक्स इसका रॉकेट है फाल्कन 9। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में नई सौर समर्थित मुद्रा जिग किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने। जिग यह जिम्बाब्वे गोल्ड है, यह सौर समर्थित मुद्रा है। किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। और यह किसको रिप्लेस करेगा? जिम्बाब्वे डॉलर को रिप्लेस करेगा। क्यों रिप्लेस करेगा? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जिम्बाब्वे में मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम हो गई है, और वस्तु की जो कीमत है ये बढ़ गई है। अगर यह गोल्ड का होगा, गोल्ड का है ही, तो वस्तु की जो डिमांड है उसमें कमी आएगी, लोग खर्च करने से मतलब परहेज करेंगे, और प्राइस भी घटेगा। जब लोग खरीदेंगे ही नहीं तो प्राइस में भी कमी आएगी। तो जिग को लॉन्च किया है जिम्बाब्वे ने। जिम्बाब्वे की जो रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे है उसने इसको लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति कैसे मुद्रा की वैल्यू घटती है बढ़ती है। जैसे कोई मुद्रा है, कोई वस्तु है, मुद्रा मूल्य यहाँ लिखा गया है। आलू है 1 किलो आलू 50 रुपये के लिया,
यहाँ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। अब फिर 1 किलो आलू 100 रुपये में मिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 ही किलो आलू 50 रुपये में लिए, अब 1 किलो आलू 100 रुपये में लिए, तो मुद्रा की जो वैल्यू है ये बढ़ रही है कि घट रही है? तो मुद्रा की वैल्यू यहाँ पर घट रही है, क्योंकि 100 रुपये में 1 किलो आलू मिल रहा है और यहाँ पर 50 रुपये में 1 किलो आलू मिल रहा था, तो यहाँ पर मुद्रा की वैल्यू घट रही है, मुद्रास्फीति। और वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है। लल्लन टॉप देखिए, म्यांमार की मुद्रा कयात है, भूटान की मुद्रा गुलट्रम है, मलेशिया की रिंगिट है, बांग्लादेश की टका है, जापान की येन है, चीन की रेनबी या कहिए युवान है, साउथ कोरिया की वान है, नॉर्थ कोरिया की वान है, वियतनाम की डॉग है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसमें शामिल नवीनतम मुद्रा है युवान रेनबी, इसमें रुपया हमारा शामिल नहीं है। 5R करेंसी, 5R करेंसी ब्रिक्स में जो देश, ब्रिक्स की करेंसी को कहा जाता है। साउथ अफ्रीका की रैंड, चाइना की रेनबी युवान, इंडिया की रुपया, रूस की रूबल, और ब्राज़ील की रियाल, इसी को 5R करेंसी कहा जाता है। अब इसमें 5 देश और शामिल हुए हैं ब्रिक्स में। कितनी करेंसी का प्रतीक चिन्ह है? तो 5 करेंसी का प्रतीक चिन्ह है, डॉलर, पाउंड, यूरो, येन, रुपया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है टाटा समूह ने। TSAT-1A इसको लॉन्च किया है टाटा समूह ने, और कहाँ से? USA से लॉन्च किया। USA का स्पेस एक्स कंपनी जो फाल्कन 9 रॉकेट है, इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और लॉन्च करवाने वाला कौन है? टाटा समूह है। यह भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसका वेट, वजन कितना है? 50 किलोग्राम है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप, ओडिसियस ये जो मिशन है, ये कहाँ का मिशन था? USA का मिशन था, और यह चांद पर लैंड करने वाला पहला निजी लैंडर है। कंपनी का नाम है इंटुएटिव कंपनी। नेक्स्ट है आपका, बोकारो प्लांट झारखंड में है, रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, 3rd 5-year प्लान इसकी मदद से। फिर है भिलाई, छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से। राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, इंग्लैंड की सहायता से। और ये जो तीनों है, ये 2nd 5-year प्लान में बनते हैं, और वो वाला 3rd 5-year प्लान में बनता है, बोकारो। नेक्स्ट है आपका, हाल में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया? यह मनाया गया 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक, इसके जनक है डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, इन्हीं के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और यह किस मंत्रालय के अधीन है? आयुष मंत्रालय के। इसका उद्देश्य है शरीर प्राकृतिक रोगों से लड़ने की क्षमता, जो शरीर एक खुद से मतलब अपने आप प्राकृतिक रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करे। और इस साल का थीम है होमियो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। नेक्स्ट है CRPF 59वीं शौर्य दिवस मनाया गया 9 अप्रैल को। नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया 5 अप्रैल को। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस यह मनाया गया 6 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। नेक्स्ट है आपका नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल। वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। नेशनल पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। ये क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने यहाँ पर ललन टॉप लिख दिया। ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर, हेमिस लद्दाख, लोशांग सिक्किम, लोसर लद्दाख, हेरात जम्मू कश्मीर, सिग्मो गोवा, सरहुल झारखंड, ये जो त्यौहार होते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम को कोच किसे नियुक्त किया गया है? टीम का ये नियुक्त हुए हैं हरेंद्र सिंह, इनको 2004 अवार्ड भी मिला है। अभी हाल ही में ये महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। पहले भी ये कोच थे, लेकिन फिर ये हट गए थे, उसके बाद फिर से इनको दोबारा कोच बनाया गया, क्योंकि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय जो महिला टीम हॉकी है ना, ये क्वालिफाई ही नहीं कर पाई है, तो इनको फिर से कोच बनाया गया है महिला हॉकी टीम का। और 34वां जो ओलंपिक होना है लॉस एंजल्स USA में है 2028 में, तब तक ये यहाँ के कोच रहेंगे महिला हॉकी टीम के। नेक्स्ट है ललन टॉप, विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल हुए हैं राकेश मोहन। विप्रो इसके MD और CEO बने हैं श्रीनिवास पल्लिया। स्लोवाकिया इसके राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। चुनाव आयुक्त
2 लोग नियुक्त हुए हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखवीर संधू। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके हेड कौन है? किशोर मकवाना। नेक्स्ट आपका भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के हेड कौन बने हैं? देवेंद्र झझरिया। लोकपाल, यह एक संस्था होती है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायमूर्ति AM खानविलकर। नेक्स्ट आपका हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ है लद्दाख में। खुबानी खिलना महोत्सव 2024, इसको चूली भी बोला जाता है, यह प्रारंभ हुआ है लेह और कारगिल में, मतलब लद्दाख में यह प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है आपका श्रीलंकाई स्टार कमेंडस मेंडिस और इंग्लैंड की मैया बाउचर बने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में कोशिका। वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही, क्योंकि जीव विज्ञान का क्लास 2 है और सर ने इसको 3 वीडियो में पढ़ाया था, मैं एक ही क्लास में इसको रिवाइज करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सजीव लिविंग का अध्ययन किया जाता है। लिविंग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये कैसे हैं? लिविंग हैं। तो सजीव का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान में। और इसके जनक कौन है? जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। और जीव विज्ञान जो बायोलॉजी शब्द है, इसको शब्द के जनक कौन है? शब्द के जनक है लेमार्क और टेबिनास। 1801 में इन्होंने यह शब्द दिया था। जीव विज्ञान के 2 ब्रांच होते हैं, जूलॉजी जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है और बॉटनी जिसको पादप विज्ञान कहा जाता है। जूलॉजी में एनिमल का अध्ययन किया जाता है और बॉटनी में प्लांट का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के जनक है अरस्तु और बॉटनी के जनक हैं थियोफैक्टस। हमारा जो शरीर है वह किससे मिलकर बना है? तंत्र से मिलकर बना है, सिस्टम से, ढेर सारे तंत्र से मिलकर बना है। जैसे पाचन तंत्र मान लीजिए, और जो तंत्र है ये ढेर सारे अंग से मिलकर बना है, ऑर्गन से मिलकर बना है। और जो अंग है ये ढेर सारे टिश्यू, ऊतक से मिलकर बना है। और जो ऊतक है ये कोशिका से मिलकर बना है। तो हम लोग कोशिका का स्टडी करने जा रहे हैं। सेल, साइटो, स्टडी ऑफ सेल, ये क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक, फंक्शनल जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज के बारे में देखिए। सर्वप्रथम खोज, कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में इन्होंने विच का जो कारक होता है यहाँ पर मृत कोशिका की खोज की थी। और इनकी जो बुक है माइक्रोग्राफिया, यहीं पर इसका उल्लेख मिला। अगर आपसे पूछे कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका, लिविंग कोशिका की खोज किसने की है? ल्यूएन हॉक ने की है। और इन्होंने साथ ही में जीवाणु, बैक्टीरिया की भी खोज की है। कब की है? 1674 में की है। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी प्रदान करता कौन है? स्लाइडर और स्वान है। यहाँ पर कहा गया कि शरीर का निर्माण कोशिका से होता है। जो शरीर है हमारा वह निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। और कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का निर्माण होता है। अगर कोशिका विभाजित होती है तो उसके फलस्वरूप नई कोशिका बनती है। और यह कहने वाला कौन है? रूडोल्फ विल्चो। अब इसका अपवाद कौन है? अपवाद है विषाणु, वायरस इसका अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है विषाणु, क्योंकि विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है। और सजीव और निर्जीव इनके बीच की योजक कड़ी कौन होता है? विषाणु होता है, वायरस होता है। पादप और जंतु के बीच योजक कड़ी कौन होता है? युगलिना। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है और इसका आकार 170 mm का होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का होता है। अब आता है सेल टाइप, कोशिका के प्रकार। यहाँ पर देखिए पादप कोशिका है और यहाँ पर जंतु कोशिका है। पादप कोशिका यहाँ पर ऐसे फिगर बना है। ये जो सबसे बाहर वाली झिल्ली है, ये जो मतलब है जो इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और अंदर वाले को कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। पादप कोशिका के बारे में देख रहे हैं, ये क्या है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल है। और यहाँ पर ये क्या है? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पर देखिए रितिका पाई जाती है, रितिका। यहाँ पर केंद्रक, यहाँ पर हरित लवक और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। लेकिन जो जंतु कोशिका है यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, यहाँ पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक यहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है और तारक काय पाया जाता है। यहाँ पर ना हरित लवक पाया जाता है, ना रितिका पाई जाती है और ना ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। देख लीजिए क्या क्या इसमें मिलता है, क्या क्या इसमें नहीं मिलता। यह है पादप कोशिका और यह है जंतु कोशिका। पादप कोशिका, यहाँ पर कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है,
हरित लवक पाया जाता है, तारककाय यहाँ पर नहीं पाया जाता। तारककाय किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। ऋतिका यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति, जंतु कोशिका, ये जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, हरित लवक नहीं पाया जाता है, तारककाय पाया जाता है और ऋतिका नहीं पाई जाती है। फिगर के माध्यम से भी देख लीजिए और वैसे भी देख लीजिए। अब सबसे पहले देखिए कोशिका भित्ति, सेल वॉल केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। यह कोशिका भित्ति पेड़ की सुरक्षा मजबूती प्रदान करने के लिए यह उपस्थित होता है और इसका निर्माण किसमें होता है? पादप में होता है। और जो पादप में कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अब सेल्यूलोज के बारे में देखिए, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ है सेल्यूलोज। एग्जाम्पल है कपास, जो कॉटन होता है। पादप में जो कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। जंतु कोशिका देखिए, एनिमल सेल, ये क्या है? ये है कोशिका झिल्ली, यहाँ पर है केंद्रक, और ये जो ये द्रव भरा है इसको कहा जाता है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। अब केंद्रक और साइटोप्लाज्म जब आपस में मिलते हैं, देखिए यहाँ केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव जब आपस में मिलेंगे तो इसको कहा जाता है जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। इस शब्द को देने वाले हैं पुरकिंजे। इस शब्द को जो जीव द्रव है इस शब्द को देने वाले हैं पुरकिंजे। और जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये कहने वाले कौन है? हक्सले हैं। अब इसी को देखिए और उसमें बनाया गया है डिटेल में। ये क्या है? रेड कलर वाला ये जो है गोल सा, ये है कोशिका झिल्ली। अब ये देखिए ये है केंद्रक, न्यूक्लियस। अब इसके ऊपर ये क्या है? चिकनी ER है, अंतःप्रदवी जालिका है। ER मतलब अंतःप्रदवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब ये चिकनी ER है। मतलब इधर वाली देखिए चिकनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, चिकनी है तो इसको चिकनी ER कहा गया। और इधर देखिए कुछ है, ये जो है ब्लैक कलर का, ये क्या है? ये है राइबोसोम्स है, ये ब्लैक कलर का। तो ये कैसी है? ये खुरदुरी ER है, रफ ER है, और इधर वाली चिकनी ER है। अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये हो गया केंद्रक, और ये है तारककाय, सेंट्रोसोम है। यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सूत्र कणिका भी कहा जाता है। यहाँ पर है लाइसोसोम, और ये क्या है? ये है गोल्जी कॉय। तो ये सब इसके अंदर है। तब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह अर्धपारगमय चयनात्मक झिल्ली, सिलेक्टिव झिल्ली होती है। चयनित पदार्थ को ही कोशिका में प्रवेश करने देता है। मतलब जो ये चयनित करेगा उसी पदार्थ को या कोशिका के अंदर जाने देगा, वरना नहीं। और इसके जो निर्माण है वो किससे होता है? इसका निर्माण प्रोटीन और फास्फोलिपिड से होता है। जो कोशिका झिल्ली है इसका निर्माण प्रोटीन और फास्फोलिपिड से होता है। कोशिका झिल्ली हो गया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह, गृह का मतलब हाउस। यह दोहरी झिल्ली युक्त होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है। अगर आपसे पूछे दोहरी झिल्ली युक्त कौन कौन से होते हैं तो इसका ट्रिक है महक। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त केवल पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है। और दोहरी झिल्ली युक्त जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक ये केवल जंतु में पाया जाता है। दोहरी झिल्ली युक्त पूछा है जो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर ऊर्जा को जो संचयन होता है वो ATP के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। इसीलिए इसको ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है झिल्ली नुमा, और इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। लिक्विड जो है ये मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देने वाले कौन है? बेंडा देने वाले हैं शब्द, और इसकी खोज की थी अल्टमान ने। अब जैसे ये हम लोग हैं, कोई मनुष्य है, इसने रोटी खाई। रोटी क्या है? ग्लूकोज ही तो है। अब जब हम लोग रोटी खाते हैं तब श्वसन, रेस्पिरेशन भी तो करते हैं। तो जब ये टूटता है तो टूटने का काम कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो रोटी को टूटने का काम कराता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग ग्लूकोज खा रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं,
ग्लूकोज गया, ऑक्सीजन भी ग्रहण किया, तो ये टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी में। हम लोग जो कार्य करते हैं, कार्य करने की जो हमारी क्षमता है वही एनर्जी कहलाती है। कोई भी काम कितना जल्दी या कितना कर लेते हैं। अब देखिए ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज, ये क्या है, ये एक जटिल अणु है। अब हम लोग रेस्पिरेशन ले रहे हैं तो O2 भी गया, इसके साथ O2, तो माइटोकॉन्ड्रिया मतलब टूटने का काम करता है। उसके बाद क्या बनता है, CO2 CH2O और 36 ATP जो एनर्जी है ये बनता है। और ये क्या है, ये सरल अणु है। कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, सरल अणु। तो जटिल अणु से ये क्या बन गया, सरल अणु। तो जटिल अणु से सरल अणु ये कैसा रिएक्शन कहलाता है, ये कट मतलब कैटाबोलिक रिएक्शन कहलाता है। जटिल अणु से सरल अणु कैटाबोलिक। अब यही अगर उल्टा कर दे, सरल अणु से जटिल अणु, तो वो कहलाता है एनाबोलिक रिएक्शन। ये किस में होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में होता है। पेड़ पौधे, यहाँ पर देखिए पेड़ पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, वाटर ग्रहण करते हैं, फिर वो क्या छोड़ते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए CCO2 6H2O, सूर्य की उपस्थिति में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में C6H12O6 बनाते हैं और 6O2 बनाते हैं। ये क्रिया कहाँ पर होती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस यहाँ पर होती है। और यहाँ पर जो पादप है ये भोजन का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर जो सरल अणु, ये क्या है, ये सरल अणु है। सरल अणु से क्या बन रहा है, जटिल अणु। तो एक रिएक्शन कहलाता है एनाबोलिक रिएक्शन। श्वसन जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। जो श्वसन है, रेस्पिरेशन, ये प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है फोटोसिंथेसिस का। देखिए यहाँ पर लिखा है श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। देख लीजिए यहाँ पर श्वसन है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण है। श्वसन जंतु और पादप दोनों में होता है। सजीव में क्या होता है, श्वसन होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पादप में होता है। श्वसन में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक। मतलब जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में होता है और प्रकाश संश्लेषण हरित लवक इसकी उपस्थिति में होता है। श्वसन कैटाबोलिक रिएक्शन होता है, जटिल से सरल अणु में बनता है। और प्रकाश संश्लेषण एनाबोलिक रिएक्शन होता है, सरल अणु से जटिल अणु बनता है। जो श्वसन है इसमें ग्रहण किया जाता है O2 और उत्सर्जित किया जाता है CO2। और प्रकाश संश्लेषण में ग्रहण किया जाता है CO2 और उत्सर्जित किया जाता है O2। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पादप की बात हो रही, पादप श्वसन के द्वारा कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं, तभी हम लोगों ने देखा कि पादप और जंतु श्वसन के समय में उत्सर्जित क्या करते हैं, CO2। तो आंसर कौन सा होगा, CO2। नोट है, हम लोगों ने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होती है। तो अगर इसकी बाहरी जो झिल्ली है इसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो बाहरी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया ये कहलाता है माइक्रोप्लास्ट। अब आता है लाइसोसोम। पाचन के लिए लाइसोसोम में जो पाचन होता है वो किस एंजाइम, क्योंकि पाचन के लिए एंजाइम चाहिए, तो इसमें कौन सा एंजाइम होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है पाचन के लिए लाइसोसोम में। इसकी खोज की थी डी डुबे ने। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, एटम बम कहा जाता है, क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन कहा जाता है, कोशिका की सफाई कर्मी कहा जाता है, किसको, लाइसोसोम में। और पाचन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब है अंतःप्रादवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER जिसको कहते हैं। परिवहन अंग, ट्रांसपोर्ट अंग इसको कहा जाता है और इसकी खोज की थी पोर्टलर ने। यह 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए ये है, यही है, एक देखिए, एक है चिकना और एक है खुरदुरा, और जो इस पे है ये क्या है, राइबोसोम है। ये 2 प्रकार का होता है, खुरदुरी रफ ER और चिकनी ER, स्मूथ ER। जो खुरदुरी है ना, इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। और खुरदुरी जो है इसका निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से होता है। खुरदुरी ER का निर्माण किससे होता है, प्रोटीन से। जो चिकनी है यहाँ पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यहाँ पर लिपिड, वसा, चर्बी, ये सब। अब यहाँ पर देखिए राइबोसोम के बारे में, ये झिल्ली रहित होता है। राइबोसोम कैसा होता है, झिल्ली रहित होता है, सबसे छोटा कोशिकांग है। और इसकी खोज किसने की थी, पैलेट ने की थी, इसलिए इसको पैलेट कण भी कहा जाता है। राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसको कोशिका का इंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका नोट, कोशिका केंद्रक आधार कितने हैं, 2 टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक केंद्रक विहीन होता है, 70S राइबोसोम इसमें पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक ये केंद्रक युक्त होता है, इसमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। जंतु और पादप में यूकैरियोटिक होता है। नेक्स्ट आपका गोल्जी कॉर्ड है, इसकी खोज किसने की थी, कैमिलियो
गोल्जी ने की थी। पादप में इसको गोल्जी कॉय को पादप में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है। मुख्य स्रावण अंग, इसका जो मुख्य स्रावण अंग है, जो भी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने वाला जो अंग है, ये मतलब ये जो गोल्जी काय है ना, ये मुख्य स्रावण अंग है। जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? गोल्जी काय करता है। अब है तारक काय, सेंट्रोसोम। इसकी खोज की थी बोबरी ने। बोबरी ने इसकी खोज की थी। केवल जंतु कोशिका में तारक काय पाया जाता है। इसका आकार है बेलनाकार। इसका कार्य है कोशिका विभाजन करना, सेल डिवीजन करना। नेक्स्ट है आपका पादप, प्लांट्स। इसमें जो लवक होता है उसके बारे में देखिए, ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक, वर्गीय लवक। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में देखिए, अवर्णीय लवक, व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट में ना खाद्य संचयन होता है, फूड स्टोर। कोई भी खाने वाली जो जैसे गेहूं है उसको अगर तोड़ेंगे तो अंदर कैसा रहता है? व्हाइट रहता है, व्हाइट प्लास्ट। तो वो क्या खाद्य संचय, फूड स्टोर किसमें होता है? ल्यूकोप्लास्ट में होता है। पादप में स्टार्च के रूप में होता है, मड के रूप में, और जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। फिर आता है हरित लवक, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। पड़हरित, क्लोरोफिल भी इसको कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है, भोजन का निर्माण करता है। और जो इसमें हरित लवक में जो धातु होती है वो होती है मैग्नीशियम। नेक्स्ट आपका वर्गीय लवक, क्रोमोप्लास्ट। बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है। पीलिया जो रोग होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण होता है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सनथिन के कारण होता है। तो ये हो गया। अब देखिए रिक्तिका, इसको वैक्यूल भी कहा जाता है, रसधानी भी कहा जाता है। पादप का आकार बड़ा होता है। रिक्तिका पादप में कैसा होता है? बड़ा आकार का होता है। पानी H2O को स्टोर करता है। रिक्तिका का काम क्या है? H2O को स्टोर करना, पानी को स्टोर करना। और इसके ऊपर लेयर किसकी होती है? टोनोप्लास्ट की लेयर होती है। रिक्तिका के ऊपर किसकी लेयर होती है? टोनोप्लास्ट की। नेक्स्ट है आपका केंद्रक, न्यूक्लियस। ये देखिए, ये है क्या है बीच में, ये जो है ये है केंद्रक। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी, और इसकी खोज किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब ये जो केंद्रक है ना, इसको हम लोग बाहर ले आए। ये देखिए, इसके अंदर कैसा है? धागेनुमा संरचना है। इसको कहा जाता है क्रोमेटिक जाल। यही क्या है? ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है। अब ये देखिए गुणसूत्र बाहर आ गया। इसमें क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। अब इसको और बाहर ले आया गया। इसको ये क्या है? ये है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। और ये जो शब्द है ये देने वाले कौन है? वाल्डेयर हैं। और ये जो बीच में है ये क्या है? सेंट्रोमियर है। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 तो पेयर में होते हैं। मनुष्य मेल और फीमेल में 22 पेयर में होते हैं। इसको काइनिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। लेकिन एक जोड़ी जो गुणसूत्र है इसको एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है, एक जोड़ी। नेक्स्ट है आपका जीन, डीएनए का विशेष भाग है। जो जीन है ये डीएनए का विशेष भाग है, जो विशेष लक्षण का निर्धारण करता है, वंशागति का निर्धारण करता है। डीएनए गुणसूत्र का भाग है। अभी हम लोग ने देखा कि जो डीएनए है ये गुणसूत्र का भाग है, और गुणसूत्र किसका भाग है? केंद्रक का। अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह कैसा पदार्थ है? अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। और आरएनए इसका फुल फॉर्म है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह भी अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन इसका जो वायरस है वो है रेट्रोवायरस। और ये कहाँ पर होता है? एचआईवी का जो वायरस है वो है रेट्रोवायरस। डीएनए देखिए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पर ओज मतलब शर्करा, कार्बोहाइड्रेट है इसमें। डीएनए में शर्करा, इसमें क्या? शुगर, कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन सा यूज हुआ है? शर्करा, डीऑक्सीराइबोज यूज हुआ है। अब एस को हम लोग फ्यूचर में इस तरह एस डिनोट करेंगे। और क्या है इसमें? नाइट्रोजनी क्षारक है, N2 बेस है। कितने हैं? 4 हैं। तो इसको N से डिनोट करेंगे। फास्फेट, इसको P से डिनोट करेंगे। तो ये सब किसमें है? डीएनए में इतना चीज़ है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, पॉलीमर है। किसका बहुलक है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। मतलब इसमें P है, फास्फेट है, नाइट्रोजनी क्षारक है, और शर्करा है, शुगर है। अब यहाँ पर देखिए नोट, फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है।
न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड में से फास्फेट घटा दिया जाए तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। मतलब यहाँ पर देखिए ये तीनों मिलकर क्या बन रहे हैं, ये तीनों मिलकर बन रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, और इसी में से अगर पी फास्फेट को घटा दिया जाए तो ये बन जाएगा एस और एन, न्यूक्लियोसाइड। ट्रिक है डीएनए का ट्रिक, अगर याद करना है इसमें क्या है, साफ्ट, सा मतलब न्यूक्लियोसाइड, फा मतलब फास्फेट, इक्वल टू क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। डीएनए यहाँ पर फास्फेट है, शुगर है और नाइट्रोजनी क्षारक है। N2 बेस नाइट्रोजन क्षारक कितने होते हैं, 4। प्यूरिन इसमें 2 होते हैं और पिरीमीडन इसमें भी 2 होते हैं। कौन कौन से देखिए, पहले प्यूरिन में देखिए एडिनिन, ग्वानिन, और पिरीमीडन में थायमिन, साइटोसिन। अब डीएनए का हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स मॉडल इसको द्विकुंडलित मॉडल कहा जाता है। 1962 को नोबेल पुरस्कार इसके लिए मिलता है, किसको, वाटसन, क्रिक और विल्किंस को। 2 लोग फेमस हैं, लेकिन ये तीनों लोग को मिला था 1962 में नोबेल पुरस्कार हेलिक्स मॉडल के लिए। अब डीएनए का नाइट्रोजनी क्षारक N2 जो बेस है कितने हैं, 4 हैं। एडिनिन ए से डिनोट करेंगे, ग्वानिन को G से, थायमिन को T से, साइटोसिन को C से। अब जो एडेनिन है ये थायमिन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से, द्विबंध से जुड़ेगा, और ग्वानिन या साइटोसिन से जुड़ेगा ट्रिपल बॉन्ड से, त्रिबंध से। अब यहाँ पर देखिए ए है तो ए किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड T से, G ट्रिपल बॉन्ड C से, T डबल बॉन्ड A से, C ट्रिपल बॉन्ड G से। डीएनए आरएनए में अंतर देखिए, यहाँ पर डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, और ये N2 बेस यहाँ पाया जाता है 4। ए डबल बॉन्ड T से जोड़ता है और G ट्रिपल बॉन्ड C से जोड़ता है। आरएनए में क्या पाया जाता है, राइबोज पाया जाता है। और यहाँ पर N2 बेस यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर A डबल बॉन्ड U से जुड़ रहा है, यूरेसिल से। तो यही मेन अंतर है आरएनए और डीएनए में, और G ट्रिपल बॉन्ड C से। तो यहाँ पर T के स्थान, थायमिन के स्थान पर यहाँ पर क्या है, यूरेसिल है। रिमार्क देखिए, डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षारक है, अगर इसको ट्रिपलेट बनाया जाए तो 3 नाइट्रोजनी क्षारक का जोड़ा बनाया जाए तो कैसे बनेगा, कुल कितने जोड़े बनेंगे, 64 बनेंगे। 4 के पावर 3 कर दिया जाएगा। 4 तो नाइट्रोजन क्षारक है और ट्रिपलेट बनाना है तो उसी के पावर 3 कर दिया जाए तो कितना बनेगा, 64। अब डीएनए इस पर क्या लिखा है, इसको पढ़ने का काम कौन करता है, इसको पढ़ने का काम करता है mRNA, पढ़ने का काम। जैसे ए दिया है तो ये पढ़ के बता देगा, ए ट्रिपल बॉन्ड U से जुड़ेगा, G ट्रिपल बॉन्ड C से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड G से जुड़ेगा, तो विशेष लक्षण तैयार करता है mRNA। तो जो पढ़ने का काम कहलाता है ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है वो कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। फिर mRNA, फिर ये प्रोटीन मतलब बनता है तो अनुवादन, ट्रांसलेशन कर देता है, वही मतलब ए ट्रिपल बॉन्ड U से जुड़ेगा, G ट्रिपल बॉन्ड C से, तो प्रोटीन का निर्माण कर देता है, एक विशेष लक्षण तैयार हो जाता है। अब यहाँ पढ़ लेगा तो वो उसको पता चल जाएगा कि ए से कौन जुड़ेगा, G से कौन जुड़ेगा, C से, तो एक विशेष प्रोटीन, एक लक्षण तैयार हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है ट्रांसलेशन, अनुवादन। यहाँ पर वही लिखा गया है, एक बार समझ लीजिए तब समझ में आ जाएगा। डीएनए से आनुवांशिक सूचना mRNA द्वारा प्राप्त करना अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। मतलब ये प्राप्त कर लिया तो क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। mRNA से प्राप्त सूचना के आधार पर विशेष प्रोटीन का निर्माण करना वो क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। वही ना, जब वो प्राप्त कर लिया तो उसको पता चल गया कि ए के साथ कौन जुड़ेगा, G के साथ कौन जुड़ेगा और C के साथ कौन जुड़ेगा और कौन सा बॉन्ड रहेगा, तो वो कहलाता है ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर देखिए रसगुल्ला है, इसके अंदर सेल है, सेल के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र के अंदर हेलिक्स मॉडल है। फिर यहाँ पर एक जीन इसको निकाला गया अलग से, तो एक जीन एक लक्षण को डिनोट करता है, विशेष प्रोटीन निकालता है, वंशागति का निर्धारण करता है। फिर यहाँ पर नोट है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना का प्रतिपादक कौन किया था, बीडल और टोटम। इन्होंने कृत्रिम जीन इसका संश्लेषण किसने किया, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था 1968 में, और इसी के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे कोशिका, जिसमें हम लोग डीएनए, आरएनए और कोशिका से संबंधित जितनी भी जानकारी थी सबको एक क्लास में मतलब रसगुल्ला सीरीज में डिवाइड कर लिया। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। अभी गायत्री मंत्र भी है, हाँ देख लीजिए गायत्री मंत्र भी। प्रमुख सूचकांक देख लीजिए, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93, भूखमरी सूचकांक में 111 है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है, शेयर मार्केट में 4th है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है, शांति सूचकांक में 126 है, खुशहाली सूचकांक में 126 है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है,
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं रैंक है, 1, 2 और 3 पे कोई भी देश नहीं है। HDI इंडेक्स में 134 है, लैंगिक असमानता सूचकांक में 108 है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 है, ई कॉमर्स में 3rd रैंक है। तो फ्रेंड्स ये थे प्रमुख सूचकांक। अब हम लोग देखेंगे कल नेक्स्ट बायोलॉजी की क्लास 3rd। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद।